हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट का यूनिट थर्ड का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट थर्ड कंट्रोल चार्ट का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे सिलेबस में दिए हैं सब कुछ मैंने इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिया है विद 100% इजी एक्सप्लेनेशन में। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो यूनिट है ना, यूनिट थर्ड कंट्रोल चार्ट, ये थोड़ा देखो सब्जेक्ट अगर ओवरऑल देखोगे मोस्टली थ्योरी ही है, या न्यूमेरिकल ना के बराबर ही है, बट ये यूनिट थर्ड से ना कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का कुछ आ सकता है, राइट। बट परेशान नहीं होने, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा। और यहाँ पे यूनिट यूनिट जो है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, चार्ट है, ग्राफ है, थोड़ा सा ऐसा मतलब हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो। तो ऐसा नहीं कमेंट करने लगो, समझने की कोशिश करना। 100% यहाँ पे मैं समझाऊंगा इजी लैंग्वेज में, समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी यूनिट है और स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे अगर विजिट किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लेक्चर को प्लीज लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। और प्लेलिस्ट को जाके देखो, एग्जाम टाइम में अगर वन शॉट देख रहे हो, राइट, तो ऑलरेडी अपलोड हो गया होगा, 5 यूनिट जाके आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज सब्जेक्ट्स के वन शॉट जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, राइट, तो जैसे कि मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सिंपल नोट्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स का भी लिंक दे रखा है, वहां से नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंट्रोल चार्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस यूनिट की जो कहानी है यहाँ से स्टार्ट होगी, भैया ये कंट्रोल चार्ट क्या है, ठीक है। एक बार चलो फिर से थोड़ा, यूनिट फर्स्ट से देख रहे हो ना, तो बार बार ये चीजें आपको नहीं बतानी होगी। मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जो बीच से अगर जो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यूनिट फर्स्ट में हमने क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट आपका ये सब्जेक्ट है, राइट। इसमें किसी प्रोडक्ट की कैसे क्वालिटी इंश्योर करते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हर एक चीज यहाँ पे हमने समझा था, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सेकंड यूनिट में था, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें कैसे क्वालिटी मैनेज किया जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, राइट। प्रोक्योरमेंट कैस का क्या प्रोसेस है कंप्लीट में, सब कुछ वहाँ पे देखा था। फिर उसी में थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं ना, उसी बस वही यहाँ पे पूरे इस मतलब यूनिट में भी वही होगा, पूरे सब्जेक्ट में भी यही हो रहा है कि हम बस किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के परेशान है, देख रहे हैं कि उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी होगी, राइट। अब उसी क्वालिटी को ना हम चार्ट वगैरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिवाइंड कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल चार्ट क्या है। देखो, कंट्रोल चार्ट क्या है, ग्राफिकल टूल है। और क्या ग्राफिकल टूल है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसे देख रहे होंगे, ठीक है, कि प्रोडक्ट कितना डिफेक्टिव है, कितना डिफेक्टिव नहीं है, एक चार्ट बना करके हम देखेंगे। तो वही लिखा है कि एक टूल है जिसका यूज करके हम प्रोडक्शन प्रोसेस को मतलब प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो स्टेबल है कि नहीं, राइट। ऐसा टेक्निकल डिफिनेशन लिख सकते हो जो मैंने बताया। प्रोडक्ट डिफेक्टिव है कि नहीं, उसका एक चार्ट बनता है, डिफरेंट डिफरेंट है, आगे हम देखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कंट्रोल चार्ट एक ग्राफिकल टूल है जिसका यूज करके हम देख लेते हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है बन रहा है वो स्टेबल है, कंट्रोल में है कि कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो इससे सारी चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं अच्छे से, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। नाउ बात करें यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं चार्ट। सिंपल सी बात है, चार्ट का यूज़ हम करते हैं, ग्राफ का यूज़ करते हैं तो विजुअलाइज़ हो जाती है हमें चीज़ें, पता चलता है कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है, ठीक है। रेदर देन कि आप वहाँ पे पूरा मतलब चीज़ें लिख ही रहे, अगर आपको ग्राफ के ज़रिए चीज़ें अगर आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए तो जल्दी वो चीज़ें देखो मतलब समझ में आती है, राइट। तो वही सब लिखना है यहाँ पे कि हम क्यों यूज़ करते हैं कंट्रोल चार्ट का। पहला तो रीज़न वही जो मैंने अभी आपको बताया, प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए, डिफेक्ट प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें रिड्यूस करने के लिए, राइट। डिफेक्ट्स को, कंट्रोल प्रोसेस के वेरिएशन को समझने के लिए कि जो प्रोसेस है स्टेबल है कि नहीं, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एज़ अ लिख सकते हो। कंट्रोल चार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, राइट। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कंट्रोल चार्ट का। जब हम कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं, मीन्स की ग्राफ की बात करते हैं, चार्ट की बात करते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती है। 3 मेन चीज़ें यहाँ पे होती है। ये देखो, एक एग्जांपल ऐसे बना के दिखा देना, ज़्यादा ग्राफ के चक्कर में यहाँ पे मत पड़ना। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा थ्योरेटिकल चीज़ें ले जाना चाहता हूँ, राइट, स्टार्टिंग से, क्योंकि देख रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, ये आपका सिंपल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे ग्राफ मतलब चार्ट बनाया गया है, राइट। ये ये सब चीजें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पे 3 चीजें हैं, राइट। अपर कंट्रोल लिमिट यहाँ पे होता है, और लोअर कंट्रोल लिमिट होता है, और एक हमारा कंट्रोल लिमिट होता है। ये 3 चीजें होती है, ऐसे 3 मतलब स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो किसी भी चार्ट का, ये इसमें मेन होता है, ठीक है। ओके, अब बात करें यहाँ पे, वही है देखो, पहला हमारे पास होगा कंट्रोल मतलब लिमिट हो जाएगा, या कंट्रोल लिमिट या कंट्रोल लाइन बोल सकते हो इसको, राइट, या सेंटर लाइन बोल सकते हो, ठीक है। बीच वाला, राइट, सेंटर लाइन बोल दो या कंट्रोल लिमिट बोल दो, या बेसिकली सेंटर लाइन बोल सकते हो। ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज यानी मीन ऑफ डेटा, राइट। ये बीच में होता है, तो ये बेसिकली डेटा का मीन
रिप्रेजेंट करता है। ओके, नॉर्मल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस शो करता है। अपर कंट्रोल लिमिट होता है, ये मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट दिखाता है। ये जो हमारा अपर कंट्रोल लिमिट है, कोई भी अब ये सब जो देख रहे हो ना डॉटेड में, ये सब डेटा है, राइट? डेटा हो सकता है जो चीजें रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट? अब ये डिटेल में हमें नहीं चले जाना है, बट हमें समझना है यहाँ पे। तो ये अपर जो है किसी भी डेटा का, मतलब अपर जो लिमिट है वो दिखा रहा होता है, अपर कंट्रोल लिमिट। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट कितना होगा, राइट? किसी भी अगर इसके बाहर चला जाता है तो हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ओके, और लोअर भी ऐसे काम करेगा, प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा अगर वो मतलब कि कितना बिलो जा सकता है। तो ये तीन ही चीजें तो होती है, ये स्ट्रक्चर में यही लिखना है आपको, ठीक है? और ये डायग्राम बना देना है प्यारा सा। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये कंट्रोल चार्ट था, इसका हमने स्ट्रक्चर और क्यों यूज करते हैं ये देख लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टॉपिक है, हिस्टोग्राम। नॉट इंस्टाग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक है? हिस्टोग्राम क्या है और हिस्टोग्राम के टाइप्स पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी है, समझ में आ जाएगा। चलो समझते हैं। देखो, हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम ना, ये भी क्या है, कंट्रोल चार्ट के अंदर ही एक पार्ट बोल सकते हो। इसमें भी हम विजुलाइज करेंगे, बट एक बार के फॉर्मेट में, ठीक है? एक बार इस तरीके से बार होगा। इस तरीके से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, राइट? ये भी एक हमारा मतलब ग्राफिकल मॉडल ही होता है, एक बार होता है बेसिकली, जो जिसका यूज करके हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो शो करता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये जो देख रहे हो ना, किसी ना किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से जो डायग्राम होता है इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। यहाँ पे फीचर्स की बात करें, ओके, बार्स आर कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो बार होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, बीच में मतलब गैप नहीं होता है, नो गैप बिटवीन बार्स, राइट? अभी आगे जितने भी डायग्राम देखोगे सब में मतलब कि कंटिन्यूअस ही होता है। एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस हमारा ये इंटरवल शो कर रहा होता है कि इनके बीच का क्या इंटरवल है, ठीक है? और वाई एक्सिस इनकी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 60 ऐसा करके, मतलब डेटा कुल मिला के यहाँ पे हम देख रहे होते हैं बार के फॉर्मेट में। दैट्स इट। नाउ कितने टाइप्स के हिस्टोग्राम होते हैं, राइट? बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, मेनली यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, राइट? बेस्ड ऑन दिस शेप, राइट? किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट, ऑन द बार, राइट? उसके टाइप यहाँ पे हैं, राइट? पहला हमारे पास है यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम। यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम, ये देखो डायग्राम से इसे बस याद रखो, डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? इस तरीके से है, जिसे हम यूनिफॉर्म हिस्टो डायग्राम कहेंगे, जिसमें क्या होगा ना, सारे जो बार होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हाइट के होंगे, इक्वल ही तो है, तो इसे हम यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम कहेंगे, ठीक है? अ, इसके बाद हमारे पास बाई मॉडल हिस्टोग्राम होगा, बाई मॉडल हिस्टोग्राम होगा, जिसमें कुछ इस तरीके से आपका होगा, ठीक है? कैसे? हिस्टोग्राम इज कॉल्ड बाई मॉडल इफ इट हैज टू डिस्टिंक्ट पीक्स, मतलब कि इसके दो अलग अलग यहाँ पे पीक्स होंगे, राइट? दिस शोज दैट द डेटा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज एंड ईच ग्रुप हैज इट ऑन सेंटर पैटर्न ऑफ वैल्यूज। कुछ इस तरीके से, देख रहे हो? तो ये हमारे पास क्या होगा, बाई मॉडल हिस्टोग्राम हो जाएगा। नाउ इसके बाद हमारे पास है नहीं, सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, नॉट सिस्टमैटिक, सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। सिमेट्रिक हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से है, समझ में आ रहा होगा। मतलब कि सिमेट्रिक हिस्टोग्राम इज आल्सो कॉल्ड अ बेल शेप्ड हिस्टोग्राम। यस, इट्स लुक्स लाइक अ बेल शेप्ड डायग्राम, राइट? तो इसे हम बेल शेप्ड हिस्टोग्राम भी कहते हैं, राइट? इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन अ वर्टिकल लाइन drawn through the center divides the histogram into two identical halves। मतलब कहने का मतलब है, राइट, यहाँ पे क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है जो दो डायग्राम को, ये मतलब कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे बना हुआ है, राइट? समझ पा रहे हो यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही लिखा है कि जहाँ पे एक वर्टिकल जो लाइन है वो मतलब ड्रॉ किया जाता है सेंटर में, ताकि जो हिस्टोग्राम है वो दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। तो इस टाइप के जो हमारे पास होते हैं ना, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड यहाँ पे दोनों इक्वल होता है, साइज में, शेप में, दोनों चीजें, ठीक है? ये चीज हमारे पास होता है सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, याद रखना। इसके बाद हमारे पास राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम यहाँ पे हमारे पास होता है। इसमें इस तरीके से हो जाएगा, राइट? ये हमारे पास क्या होगा, राइट स्क्यूड हिस्टोग्राम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे सारे जो बार है ना वो एक्सटेंड होंगे मोर टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट साइड वो एक्सटेंड वहाँ पे हो रहे होंगे। अब इसका लेफ्ट कैसे हो जाएगा? लेफ्ट भी देखो बहुत इजी है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट स्क्यूड हिस्टोग्राम हो जाएगा। तो बहुत इजी था यहाँ पे, राइट? ये टाइप्स थे बेसिकली जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। हिस्टोग्राम समझ में आया और इसका टाइप्स भी हमने यहाँ पे देख लिया। दैट्स इट। नाउ अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं, राइट? यहाँ पे है पैरेटो डायग्राम क्या होता है, राइट? व्हाट इज अ पैरेटो डायग्राम? ओके, पैरेटो डायग्राम
को हम पैरेटो चार्ट भी कहते हैं, राइट। ये हमारा एक बार ग्राफ होता है जिसका यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड शो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अमंग मेनी प्रॉब्लम्स। देखो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है ना, पैरेटो डायग्राम हमारा एक डायग्राम है, एक चार्ट है, एक बार ग्राफ मतलब बोल सकते हो चार्ट है, जिसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि कोई किसी भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होगी ना, उसको हम किस डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेटो डायग्राम में। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये चीज तो आपको पता ही होगा, 80-20 प्रिंसिपल पे। मतलब कि यहाँ पे जो 20% जो प्रॉब्लम्स होती है ना, मतलब कोई देखो, कोई मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये जो 80-20 है, 80% जो प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, 80% जो प्रॉब्लम्स होती है उसका जो कारण होता है ना, वो 20 मतलब परसेंट ही कोई मतलब उसका कॉज होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज है, ये प्रिंसिपल बहुत जगह यूज होता है। ऐसे भी बोलते हैं लोग कि 20% मेहनत करो, हाँ राइट, 80% आउटपुट निकालो, इस प्रिंसिपल को फॉलो करो। बट यहाँ पे हमें थोड़ा डिफेक्टिव टर्म में समझना है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम जो होता है वो क्यों होता है, बिकॉज 20% ऑफ द कॉज की वजह से। ठीक है, ये प्रिंसिपल में बेस्ड है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल जैसे, जैसे यहाँ पे देखो, एक फैक्ट्री है, उसमें डिफेक्ट प्रोडक्ट्स पता चला, वहाँ पे स्क्रैच भी है, राइट, कलर डिफेक्टिव है, साइज प्रॉब्लम है, क्रैक हो गया है, राइट, अदर भी प्रॉब्लम्स है। तो इसमें सबसे मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें कौन सा है, राइट, इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें क्या है, स्क्रैचेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये हमारे का प्रॉब्लम है, इसे हम यहाँ पे पैरेटो डायग्राम से बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं बनाना नहीं है, राइट, ऐसा कुछ मतलब कि देखो, चीजें आपकी सिलेबस बिल्कुल अपडेट हुआ है। अगर प्रीवियस वाले सिलेबस की बात करोगे ना, जो के सीरीज का था बेसिकली, उसमें था आपका बेसिकली ये पूरा मतलब डायग्राम, बहुत सारी चीजें उसमें थी, न्यूमेरिकल भी उसमें था, राइट, उसी का पीवाईक्यूज में देखोगे मिलेगा। बाकी इसमें चीजें रिमूव हुई हैं, राइट। तो बस फिर भी आपको ये सब एग्जांपल बता देना है। यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे वही लिखा है, जो बार्स होंगे वो अरेंज्ड होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट टू लोएस्ट, राइट, और सोर्स मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इसमें हम दिखाते हैं। ओके, तो ये चीजें हमारे पास पैरेटो डायग्राम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पैरेटो डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, राइट। हमें स्टेप्स बस समझना है। बस पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा तो होना चाहिए, पहले सारे जो डिफेक्ट प्रॉब्लम जो कुछ भी होगा, जो डेटा होगा, हम कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट कर लिया, और फिर हम क्या करेंगे, फीचर्स क्या है पैरेटो डायग्राम का, यही फीचर है कि हम क्या करेंगे, मतलब कि बार को हम हाईएस्ट टू लोवेस्ट अरेंज करते हैं। तो बस यही सब यहाँ पे लिखना है। डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट में। ओके, फिर कैलकुलेट करेंगे टोटल एंड परसेंटेज, मतलब इसको हम फिर कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिफेक्ट कितना है, परसेंटेज ऑफ मतलब कितने वहाँ उसमें से है, राइट। फिर हम बार को ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस हमारा रिप्रेजेंट करेगा टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, और वाई एक्सिस हमारा फ्रीक्वेंसी। चाहो तो बना भी सकते हो, ऐसे डायग्राम दिखा देना यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत स्टेप लिख रहे हो, एक्स एक्सिस में यहाँ पे टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, ये चीजें, बट पूरा एक्जैक्टली नहीं बना देना, ठीक है। तो बार को हम ड्रॉ करेंगे हाईएस्ट टू लोवेस्ट। फिर वहाँ पे फिफ्थ स्टेप में ड्रॉ क्यूमुलेटिव परसेंटेज लाइन, वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, जो कि ऑप्शनल होता है, ऐड लाइन शोइंग क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो ये जो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग पैरेटो डायग्राम, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है पैरेटो डायग्राम का, यही इंपॉर्टेंस है कि मेजर जो प्रॉब्लम होती है हमें पता चलती है इस डायग्राम से, राइट। डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है, टाइम पैसा दोनों बचता है, इम्प्रूव्स क्वालिटी, फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। ओके, तो ये हमारा पैरेटो डायग्राम था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हालाँकि ये सब टॉपिक दिया नहीं है, बट आया था, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीएफडी क्या होता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, राइट। व्हाट इज़ प्रोसेस फ्लो डायग्राम, क्या होता है? ये देखो डायग्राम दिख रहा है ना, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे भी इस टर्म में मत समझना, समझो कोई भी चीज़ जो मतलब एग्जीक्यूट करना हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको चाय बनाना है, राइट। चाय बनाने का भी एक प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है, उसका भी एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है, तो वो भी एक क्या होगा, प्रोसेस होगा। अगर उसका कोई आपसे पूछे कि इसका चाय बनाने का एक डायग्राम बनाओ, तो बना दोगे। कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सॉरी, पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखा भी है, देखो एक अच्छा एग्जांपल दिया हूँ। पहले स्टार्ट करेंगे, फिर वाटर को बॉयल करेंगे, राइट, फिर उसमें टी पाउडर ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, फिर स्ट्रेन होगा, सर्व करेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब डायग्राम बनाया जा सकता है। तो बस उसी प्रोसेस का जो हम डायग्राम बनाएंगे ना, उसके फ्लो को समझाने के लिए, उसी को हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम कहते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, दैट शोज ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, वही, राइट। ये डायग्राम बनाना, या कोई भी एक एग्जांपल ले लेना, इसी का ले सकते हो जो रिप्रेजेंट करे, राइट।
ये हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है। ओके, ये चीज़ हो गया हमारे पास। और हाँ, ये जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है ना, ये ज़्यादातर बेसिकली डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को समझने के लिए, कैसे क्या फ्लो हो रहा है, प्रोडक्शन का फ्लो समझने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ताकि पता चले कि एग्ज़ैक्टली कैसे क्या, किस स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है? तो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, वही बताया ना, इसे प्रोडक्शन अच्छे से क्या हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है, कि किस स्टेज में क्या सारी चीज़ें मतलब पता चलती है हमें, ठीक है? तो ये बेनिफिट हो जाएगा हमारे पास। नाउ नाउ इसके बाद प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमने देख लिया, चेक शीट क्या होता है, राइट? ये चेक शीट का क्या मतलब होता है? देखो, ये ना ये भी हमारे पास एक क्या होता है, एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी जो डेटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से। बस, ये होता है चेक शीट, राइट? चेक शीट हमारा एक सिंपल फॉर्म है, जिसका यूज़ करके हम कलेक्ट करते हैं बेसिकली, या रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड करते हैं डेटा को एक सिस्टमैटिक वे में, राइट? और इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि भैया प्रोडक्ट में कितना डिफेक्ट है, क्या नहीं है, इतना टेबल के फॉर्मेट में ना रिप्रेजेंट करके रखते हैं, चीज़ें पता चलती है हमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल बस एक टेबल है, ये चेक शीट है, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसका थोड़ा रूल होता है टैली करने का, चलो मैं थोड़ा समझाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? देखो, एक टेबल है यहाँ पे, डिफेक्ट टाइप है यहाँ पे, डिफेक्ट टाइप है, और साइड में टैली मार्क्स है और टोटल है, ठीक है? कुछ नहीं, बस आपको एक रैंडम सा कुछ भी एग्ज़ाम्पल लेना, किसी प्रोडक्ट का दिखा देना काउंट करके कितने डिफेक्ट हैं, क्या नहीं, राइट? डेटा लेकर के। जैसे यहाँ पे स्क्रैच की बात करें, स्क्रैच अब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं लिख देना है। ओवरऑल देखोगे स्क्रैच हमारा 5 है, राइट? 5 प्रोडक्ट में। तो इसको थोड़ा टैली के फॉर्मेट में ऐसे लिखना है देखो। तो स्क्रैच 5, जैसे 5 हम यहाँ पे स्क्रैच दिखा रहे हैं, तो 5 कैसे कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, ये हो गया। अब 5 के लिए यहाँ पे ऐसे नहीं कर देना है, राइट? इसका रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 4 होता है तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, 4 करने के बाद जो नेक्स्ट जो काउंट करोगे वो कुछ इस तरीके से यू नो करके आपको करना होता है। देखो यहाँ पे समझाता हूँ, 5 था ना यहाँ पे, देखो ऐसे 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ पे हम टैली कर रहे हैं, और 5 में हम क्या करेंगे, 5 में हम ऐसे कर देंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा, राइट? ये टोटल कितना दिखा रहा है, ये ओवरऑल 5 ही दिखा रहा है, तरीका है वैसा सही करते हैं, याद रखना, ठीक है? क्रैक हमारा कितना है, 8 है, तो 8 को कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4। अब 5 में ऐसे नहीं कर देना है, 4 तो हो गया, 1, 2, 3, 4, अब 8 हो गया, ठीक है? ऐसा कुछ। अब यहाँ पे 10 है, तो 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे हम 5 कर देंगे, एंड 1, 2, 3, 4 देन 5 कर देंगे, ठीक है? हमारा 10 हो जाएगा ऐसे। एक तो ऐसे बस एक एक आध एग्जांपल ऐसे लेकर के दिखा देना है, बस कुछ नहीं है, ये हमारा चेक शीट होता है। इसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि हम डेटा को कलेक्ट करके देख सकें, हाँ, कितना क्या है, ठीक है? ये हमारे पास चेक शीट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फिश बोन डायग्राम क्या होता है? फिश बोन डायग्राम इसे बोलते हैं, या इसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं, राइट? इशिकावा डायग्राम भी इसे बोलते हैं, मतलब बहुत सारे इसके नेम हैं, राइट? तो इंपॉर्टेंट भी होगा, यस इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये अच्छे से देख लेना कि क्या होता है, राइट? ये चीज क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, चीजें आपको बस इतना समझ में आना चाहिए। नाउ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होता है, फिशबोन डायग्राम क्या होता है? देखो, एक टूल है जिसका यूज करके ना हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉसिबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। समझ पा रहे हो? किसी भी प्रॉब्लम का कारण क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों अकर हो रही है, उसको हम समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं विथ दिस डायग्राम विच इज फिशबोन डायग्राम, विच इज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, या दिस मतलब कोई भी मतलब नाम बता सकते हो, ठीक है? तो ये चीज हमारे पास होता है, पॉसिबल कॉज क्या है किसी भी प्रॉब्लम का, दैट्स इट। मतलब रूट कॉज पता चल जाता है किसी प्रॉब्लम की, रूट कॉज क्या है। जैसे कोई अगर जो है प्रोडक्ट स्क्रैच है, मतलब डिफेक्ट है, तो उसका रूट कॉज वो क्यों है, राइट? तो ये चीज बताएगा हमारा ये वाला डायग्राम। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे, अच्छा हाँ, पहले हम इसे फिशबोन क्यों कहते हैं? फिशबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज द प्रॉब्लम इज रिटन एट द हेड। जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो उसके हेड पे लिखी होती है, डायग्राम बनाना प्यारा सा, ठीक है? तो जो मेन जो रूट जो प्रॉब्लम होगी ना, वो इसके हेड पे लिखी होती है, ऐसा कुछ। कॉज आर रिटन लाइक बोन्स कनेक्टेड टू द मेन स्पाइन। अब इसके जो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी इसके कॉज होंगे, राइट? पॉसिबल जो कॉज होंगे वो इसकी स्पाइन से मतलब यहाँ पे देखो कनेक्ट होंगे कुछ इस तरीके से, राइट? कि मैन पावर में प्रॉब्लम थी, मेथड ही गलत था, राइट? मशीन बेकार हो गया, या मेजरमेंट में सारी चीजें यहाँ पे बताएगा पॉसिबल कॉज इसका, जो बोल सकते हो जो स्पाइन होगा, ठीक है? वहां से कनेक्ट होगा। तो ये चीजें देखो आपको बनानी है डायग्राम अच्छे से, बड़ा सा डायग्राम बनाना आधे पेज में, और एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसके पास एलिमेंट्स भी एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, राइट? कंप्लीट इसकी वर्किंग पूरा। इसके एलिमेंट्स की बात करें
क्या-क्या इसमें एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो इसका हेड जो है, फिश का जो हेड आपने देखा, उसी को एक्सप्लेन करिए क्या होता है। यहाँ पे मेन इश्यूज़ यहीं यहीं पे लिखा होता है, राइट? जो राइट साइड में होता है फिश के हेड में, राइट? जैसे हाई डिफेक्ट रेट यहाँ पे है, तो ये एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, राइट? मेन फिर जो बोन होगा, जो स्पाइन होगा, उसमें हमारे पास पूरे सारे कैटेगरीज़ होंगे, क्या-क्या पॉसिबल कॉज़ हो सकते हैं, राइट? बिग ब्रांचेस कमिंग फ्रॉम द मेन लाइन, राइट? जैसे यहाँ पे कॉमन कैटेगरीज़ पीपल, प्रोसेस, इक्विपमेंट, एनवायरनमेंट, मटेरियल्स, राइट? इन्हीं में से हमारा क्या होगा, मेजर एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम एक्सिस्ट कर सकता है, राइट? प्रोसेस में, इक्विपमेंट में, एनवायरनमेंट में, ये चीज़ें, ठीक है? अब सेकेंडरी बोन्स हमारे पास है, सब कैटेगरीज़ होते हैं, स्मॉल ब्रांचेस जो मेन बोन से कनेक्ट होते हैं, राइट? थोड़ा यहाँ पे है इस तरीके से, जैसे ये हमारा मेन कैटेगरीज़ था पीपल, अब पीपल के अंदर भी हमारे पास सब कैटेगरीज़ हमारे पास हो सकते हैं, जो कि हो सकता है पीपल लैक ऑफ ट्रेनिंग हो, राइट? प्रोसेस ही गलत यूज़ हो रहा हो वहाँ पे, तो ओवरऑल हमारा तो डिफेक्ट होगा ही, राइट? तो ये चीज़ें हैं। कॉस्ट कैटेगरीज़ यहाँ पे मेंशन करना है, दीज़ आर एक्चुअल स्पेसिफिक रीज़न रिटन एज़ स्मॉल ब्रांचेस, मशीन हमारा मतलब गलत था, मतलब चीज़ें समझ में आई थिंक आपको आ रही होगी, राइट? स्टेप बस आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे कॉज़ एंड इफेक्ट एरोज़ भी हम यूज़ करते हैं, मतलब लाइन्स कनेक्ट कॉज़ टू मेन प्रॉब्लम, सो रिलेशनशिप बिटवीन कॉज़ एंड इफेक्ट, दे शो हाउ स्मॉल कॉज़ लीड टू बिग प्रॉब्लम। फिर एनालिसिस होगा उसका, उसको ड्रॉ करने के बाद डायग्राम को सारे कॉज़ को हम एनालिसिस करेंगे, रूट कॉज़ को पकड़ लेंगे, ठीक है? फिर इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा करेक्टिव मेथड्स का यूज़ करके, राइट? तो देखो चीज़ें समझ में आई कि नहीं? ये डायग्राम बनाना, बस इसके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना, ठीक है? दैट्स इट, ये हो गया हमारे पास फिश बोन डायग्राम, हमें समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे चलो यहाँ पे समझते हैं चार्ट, राइट? व्हाट इज आर चार्ट? यहाँ पे आर चार्ट क्या होता है, फिर इसके बाद उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? इसका प्रोसेस यहाँ पे हम समझते हैं। ओके, तो अब चलो यहाँ पे समझते हैं, राइट? देखो आर चार्ट क्या होता है बेसिकली, मेरे सिलेबस में आपके दिया है, इसका कंस्ट्रक्शन और एनालिसिस बेसिकली, ठीक है? तो एक बेसिकली एक बोल सकते हो ये भी एक कंट्रोल चार्ट ही होता है, टाइप है, राइट? इसका हम यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए वेरिएशन विद इन अ सैंपल, राइट? कि जो कोई भी जो सैंपल है उसमें वेरिएशन क्या है, राइट? इट शोज हाउ मच वेरिएशन एग्जिस्ट इन द प्रोसेस, राइट? कि कोई जो प्रोसेस है उसमें कितना मतलब वेरिएशन है, ये चीज हमारा आर चार्ट बताता बताता है, राइट? कि जो प्रोसेस है वो हमारा स्टेबल है कि नहीं है, कौन बताएगा? दिस वन आर चार्ट, राइट? तो अब व्हाट इज रेंज, इसमें बेसिकली रेंज क्या होता है? देखो रेंज हमारा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इट टेल्स द स्प्रेड ऑफ डेटा इन ईच सैंपल, राइट? कब हम आर चार्ट यूज करते हैं, राइट? जब हमें डेटा को मेजर करना हुआ, राइट? और जब हम मान लो प्रोसेस का हमें वेरिएशन चेक करना है, राइट? प्रोसेस हमारा स्टेबल है कि नहीं, तब हम आर चार्ट यूज कर सकते हैं, राइट? यूज्ड अलोंग विद एक्स एक्स बार चार्ट, यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल, जब यहाँ पे हमारा जो सैंपल साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तब हम आर चार्ट को यूज करते हैं, ठीक है? ये थोड़े पॉइंट्स याद रखना। अब यहाँ पे इसके स्टेप समझते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी आर चार्ट को, ठीक है? यहाँ बस स्टेप हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? तो पहला हमारे पास यहाँ पे स्टेप है कलेक्ट सैंपल। हम पहले तो डेटा को सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे, राइट? और स्मॉल सैंपल पे ही हम आर चार्ट मतलब कि ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि स्मॉल सैंपल यहाँ पे हम लेंगे, लाइक 5 आइटम्स ईच एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट? जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है। नाउ दूसरा हम क्या करेंगे, जस्ट हेडिंग याद रखना, सैंपल कलेक्ट करो, फिर उसके बाद रेंज कैलकुलेट करो, रेंज का फॉर्मूला ये है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। फिर स्टेप 3 में कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेंज, राइट? एवरेज रेंज जो होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे, और इसका भी फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है, राइट? सम ऑफ ऑल रेंज, मतलब जितना रेंज यहाँ पे निकालोगे हर एक जो भी सैंपल होगा, राइट? उसका सम और कितना मतलब यहाँ पे सैंपल था, डिवाइड करना, हमारे पास एवरेज रेंज निकलेगा, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल लिमिट्स निकालेंगे, ठीक है? अपर कंट्रोल लिमिट जो होगा हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, राइट? और जो हमारे पास ये चीज़ देखो हम कैलकुलेट करेंगे ही, राइट? एवरेज रेंज जो होता है, ओके? और D3 D4 हम इसे क्या कहाँ से लेंगे? स्टैंडर्ड कंट्रोल चार्ट हमारे पास रहते हैं, वहाँ से हम इसको लेते हैं, ठीक है? तो स्टेप जस्ट यहाँ पे समझ के रखना है, ये हो गया। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सब निकालने के बाद ड्रॉ कर देंगे चार्ट को, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये स्टेप होता है, ठीक है? कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आर चार्ट को, सैंपल लो, कैलकुलेट करो रेंज को, फिर एवरेज रेंज कैलकुलेट करो, कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करो, चार्ट को ड्रॉ कर दो, दैट्स इट।
ये हो गया हमारे पास आर्ट चार्ट का कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। नाउ इसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी क्या होता है। व्हाट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, राइट? इट इज यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोडक्शन प्रोसेस कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद इन द गिवन स्पेसिफिक लिमिट्स और नॉट। मतलब कहने का मतलब कोई कोई प्रोडक्ट है जब उसे प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी एक लिमिट होती है कि भैया ये प्रोडक्ट हमें 2 दिन या मतलब कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें उसके अंदर ही हमें क्या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट करना होता है। तो ये चीज हमें ये बताता है प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। जो कोई भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो गिवन स्पेसिफिक लिमिट्स में क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट मेजर द एबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। ठीक है, तो ये चीज है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो इंश्योर प्रोडक्ट मीट्स स्पेसिफिकेशंस, इससे डिफेक्ट हमारे रिड्यूस होते हैं। ठीक है, इम्प्रूव्स क्वालिटी इंक्रीज होती है, राइट? और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे बढ़ता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, एवरी प्रोडक्ट हैज अपर स्पेसिफिक लिमिट, लोअर स्पेसिफिक मतलब लिमिट, राइट? अगर प्रोसेस इन सारे लिमिट के बीच में अगर है तब तो समझ लो ठीक है, कैपेबल है, मतलब कि सही है। बट अगर इससे बाहर गया, इससे नीचे आया, दैट मीन्स वहां पे अब वो कैपेबल नहीं है। तो यही तो है हमारे पास प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। ठीक है, तो ये चीज है। अब प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, सीपी। इसका फॉर्मूला ये होता है, थोड़ा ऐसे याद रखना, राइट? ये चीज हो गया अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, राइट? अपॉन में 6 एंड दिस, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये है 6 सिग्मा, राइट? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारे पास है, प्रोसेस वेरिएशन को दिखाता है। अब देखो, अगर इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, जो इंडेक्स हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या ये सही है कि नहीं, राइट? देखो, अगर ये सीपी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होता है, प्रोसेस कैपेबल है, राइट? अगर इक्वल 1 है तो कैपेबल मतलब जस्ट कैपेबल है, राइट? अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो कैपेबल नहीं है। तो हायर सी अच्छा होता है। ठीक है, तो प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब स्टेप क्या होता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहले सैंपल डेटा कलेक्ट करो, फिर वहां पे मीन कैलकुलेट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, आइडेंटिफाई करो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट को, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट को, फिर कैलकुलेट करो सीपी, राइट? फिर उसके बाद रिजल्ट को एनालाइज करो, इसका इंटरप्रिटेशन वही जो पीछे बताया, फिर उसी के अकॉर्डिंग बता पाओगे कि है कैपेबल कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी होती है, राइट? समझ में आ गया होगा। ठीक, स्टेप्स अगर आ जाए प्रोसेस इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में फिर लिख पाओगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कंट्रोल चार्ट, राइट? जो कंट्रोल चार्ट होता है इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, देखो, इन कंट्रोल चार्ट्स एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो डेटा है दैट इज काउंटेड नॉट मेजर्ड, राइट? एट्रीब्यूट डेटा इज अबाउट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, यस नो टाइप रिजल्ट। कहने का मतलब देखो, जो कंट्रोल चार्ट में एट्रीब्यूट का यहाँ पे मतलब है कि जो डेटा है, राइट, जो काउंट किया जा चुका है, राइट? जैसे कि कितना आइटम वहाँ पे डिफेक्टिव है, राइट? 5 10 ऐसा ये काउंटेड है, राइट? तो ये हमारा क्या होगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ये चीजें हैं, राइट? तो ये चीज हमारे पास क्या होगा, एट्रीब्यूट होता है, राइट? अगर डेटा काउंटेड है, राइट, खाली मेजर नहीं, काउंटेड होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, राइट? कंट्रोल चार्ट का एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ स्क्रैच्ड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, राइट? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, पास और फेल रिजल्ट, ये सब हमारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एट्रीब्यूट डेटा हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, यहाँ बात करें जो टाइप है बेसिकली कंट्रोल चार्ट का बोल दो, या टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट का। तो देखो, पी चार्ट पहले था सिलेबस में, अभी नहीं है। अभी आप अभी देखोगे तो सी चार्ट इसमें है और आर चार्ट करके है सिलेबस में। ठीक है, तो पी चार्ट क्या होता है, ये यूज टू शो प्रोपोर्शन, यानी परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स पे कितने परसेंटेज डिफेक्टिव हैं, राइट? उसको शो करता है ये पी चार्ट, राइट? 5% डिफेक्टिव आइटम्स है किसी भी बैच में, तो ये सब पी चार्ट से पता चलता है। ओके, सी चार्ट क्या है, सी चार्ट क्या करता है, काउंट करता है नंबर को। अब ये आगे आगे समझने वाले हैं सी चार्ट को लेकर के, राइट? यूज करते हैं हम इसको काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने हैं प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं, ये हमें कौन बताएगा, सी चार्ट बताएगा। सी मतलब काउंट, काउंट करेगा डिफेक्ट्स को। ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो यहाँ पे। एनपी चार्ट होता है यूज टू शो नंबर ऑफ डिफेक्ट आइटम्स इन अ सैंपल, मतलब किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ, ये चीज थोड़ा सा रिमेंबर रखनी पड़ेगी, इनका क्या मतलब है। जैसे सी चार्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट बताता है, एनपी चार्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम बताता है किसी भी सैंपल में, और ये
कितना परसेंटेज डिफेक्टिव आइटम है ये पी चार्ट बताता है, राइट। यू चार्ट करके भी होता है, काफी टाइप्स होते हैं, मेनली यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे यूज्ड व्हेन सैंपल साइज चेंजेस, राइट। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास। अब बात करते हैं फीचर्स क्या क्या होता है। फीचर्स वही काउंटेबल डेटा के लिए यूज करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, यूजफुल इन मास प्रोडक्शन, हेल्प रिड्यूस डिफेक्ट्स रेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफेक्ट क्या होता है, राइट। देखो व्हाट आर डिफेक्ट्स, ये मुझे नहीं लगता ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल डिफेक्ट मतलब वही एक फॉल्ट, राइट, किसी प्रोडक्ट में, राइट, दैट डज नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। किसी प्रोडक्ट में अगर डिफेक्ट आ जाए तो क्या अच्छी चीज है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड को उसने मीट ही नहीं किया, प्रोडक्ट आपका फॉल्ट है, फॉल्टी है, राइट। तो ये डिफेक्ट होता है। तो अगर प्रोडक्ट हैज एनी मिस्टेक्स और प्रॉब्लम तो उसको हम डिफेक्ट कह देते हैं, ठीक है। जैसे किसी फोन, कोई फ़ोन है स्क्रैच है, राइट, उसमें, तो ये क्या होगा? डिफेक्ट है। समझ में आपको आ गया होगा ये डिफेक्ट का क्या मतलब है, पहले से पता था, ठीक है। अब कितने टाइप्स के डिफेक्ट हो सकते हैं? माइनर डिफेक्ट हो सकता है, मेजर डिफेक्ट हो सकता है, क्रिटिकल डिफेक्ट हो सकता है, राइट, जो डेंजरस है, सेफ है। तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पे डिफेक्ट हो सकते हैं। अब देखो, ये चीज़ हो गया। अब देखो अभी तक तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखा, इसका आर चार्ट का देखा था। एक जनरली भी यहाँ पे एक तरीका होता है किसी भी कंट्रोल चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ऐसे नॉर्मली यहाँ पे समझते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट, और इसे देख लेते हैं। और इसमें कुछ भी अलग नहीं है, जो अपनी आर आर चार्ट में आपने समझा ना स्टेप, वही यहाँ पे भी कॉमन करके आप लिख सकते हो, अलग-अलग आपको रटने नहीं बैठना है। जैसे यहाँ पे भी देखो डेटा हमारा कलेक्ट किया जा रहा है, कलेक्ट किया हमने, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट हम पढ़ रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर लिया, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट हैं, फिर कंट्रोल लिमिट वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे विद दिस फॉर्मूला, फिर लास्ट में चार्ट को ड्रॉ कर देंगे, राइट। और चार्ट जब भी हम ड्रॉ करते हैं उसमें ये 3 चीजें होती है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो ये चीज हमारे पास होता है। अब कैसे हम किसी भी कंट्रोल चार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई स्पेशल कॉज। हम पहले स्पेशल कॉज को वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तभी इम्प्रूव कर पाएंगे। फिर दूसरा, डिफेक्ट को जितना हो सके रिड्यूस करो, इम्प्रूविंग प्रोसेस स्टेबिलिटी, मेंटेन कंसिस्टेंट प्रोडक्शन क्वालिटी, कॉस्ट को रिड्यूस करो, राइट, लेस मतलब स्क्रैप एंड रिवर्क होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सपोर्टिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीज हमने देखा कैसे हम एक जनरल मतलब हमने देख लिया कंट्रोल चार्ट का कंस्ट्रक्शन का स्टेप क्या है और कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल सैंपल साइज, आओ देखते हैं। ओके, अब चलो यहाँ पे समझते हैं वेरिएबल सैंपल साइज क्या होता है, राइट। देखो वेरिएबल सैंपल साइज का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इंस्पेक्टेड इन ईच सैंपल इज नॉट द सेम, राइट, ये चीज है। मतलब हर सैंपल में जितने नंबर ऑफ जो आइटम है जितने इंस्पेक्ट किए गए वो हर मतलब सैंपल में सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ये वेरिएबल सैंपल साइज का मतलब यही होता है, हर जो सैंपल है ना अलग अलग है, राइट। तो ईच टाइम देखो, ईच टाइम वी इंस्पेक्ट अ डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल सैंपल साइज होता है। जैसे पहले दिन हमने क्या किया, 100 आइटम इंस्पेक्ट किए। अब नेक्स्ट डे कोई जरूरी नहीं कि हम 100 सैंपल ही करेंगे। नेक्स्ट डे हमने 120 आइटम्स इंस्पेक्ट किया और डे थर्ड में और 90 आइटम्स किया। तो सैंपल साइज चेंज हो रहा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सैंपल साइज, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो कि है सी चार्ट, राइट। सी चार्ट का कंस्ट्रक्शन और इसका मतलब बेसिकली कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये स्टेप हमें समझना है, ठीक है। सी चार्ट क्या है, ऑलरेडी हमने बताया, नंबर ऑफ डिफेक्ट बताता है ये जो चार्ट होता है, राइट। किसी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने हैं, ठीक है। सैंपल साइज यहाँ पे कांस्टेंट होता है, राइट, चेंज नहीं होगा यहाँ पे जैसे हो रहा था, ये सी चार्ट में है, ठीक है। डेटा काउंटेबल होता है, वी काउंट डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट पता चलेगा हमें, राइट। नंबर ऑफ स्क्रैच ऑन अ कार डोर, कार के डोर पर कितने नंबर ऑफ स्क्रैच हैं ये हम सी चार्ट के जरिए देख सकते हैं, मतलब बना के एनालिसिस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे स्टेप, कलेक्ट होगा पहले डेटा, राइट। तो काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ईच सैंपल, हर सैंपल में, सैंपल 1 में कितने डिफेक्ट्स हैं, सैंपल 2 में कितने, मतलब काउंट करेंगे एक तरीके से, राइट, कलेक्ट करेंगे सारा डेटा को। फिर यहाँ पे हम एवरेज डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, सी बार, राइट। एवरेज डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, सी बार फॉर्मूला इसका होता है। इसमें हम क्या करेंगे, सारे डिफेक्ट को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सैंपल से। इन सबको यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ सैंपल हैं 5 है, 5 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। तो देखो निकल के क्या आ गया, यहाँ पे निकल के हमारे पास एवरेज डिफेक्ट आ गया दिस वन, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे कंट्रोल लिमिट को। कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे सी बार क्या निकला था, 4 निकला था ना। तो हमारे पास सीएल जो आ गया, सीएल हमारे पास 4 आ चुका है, ठीक है। अपर कंट्रोल जो हमारे पास लिमिट होगा उसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। वैल्यू बस पुट करना है, ये तो निकल ही जाएगा, राइट, दोनों चीजें। फिर हम चार्ट को ड्रॉ कर देंगे,
राइट। चार्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर पाएँगे, फिर एक्स एक्सिस जो होगा हमारे पास, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सैंपल नंबर को दिखाएगा ये, और ये हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को दिखाएगा। हम जो भी होगा यहाँ पे, अब देखो ये चार्ट ना चाहो तो आप एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत रफली बना के दिखा सकते हो, ठीक है? अब वैल्यूज़ आपके पास हैं, बस इसी में आपको डेटा को प्लॉट करना है बस, ठीक है? तो ये हमारा सी चार्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, राइट? ये आया, राइट? कैलकुलेट बस इसी का यहाँ पे किया गया है, राइट? इसी को यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ कर देना, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? बट यहाँ पे पूरा चीज़ हमने स्टेप वाइज़ यहाँ पे समझा, राइट? ओके, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट, राइट? यूनिट थर्ड का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया। एक बार चलो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, राइट? जैसे कि आपको डाउट ना हो। तो ये रहा सिंपल आपका यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल चार्ट का। देखो यहाँ पे अगर मोस्टली देखोगे ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत न्यूमेरिकल आपको आ जाएगा, राइट? तो न्यूमेरिकल अगर मैं आपको बताऊँ, प्रीवियस इसके सिलेबस में था, जिसमें पी चार्ट वगैरह था, बट इसमें तो ज़्यादा न्यूमेरिकल वाइज़ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? अ, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम टाइम में अगर न्यूमेरिकल मैं देखता हूँ, अगर मिलता है बुक्स में, तो कोशिश करूँगा यहाँ पे ऐड करने के लिए, ठीक है? बाकी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वैसे आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है? तो सारे देखो यहाँ पे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं, ठीक है? परेशान नहीं होना है। तो ये थर्ड यूनिट ही था जो थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा न्यूमेरिकल वाइज़ थोड़ा लग रहा होगा, ग्राफ है, ऐसा चार्ट है, ये सब, बाकी थ्योरी है पूरा, राइट? तो ये हो गया आपका यूनिट थर्ड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश, राइट? अब नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 कवर करेंगे, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट करना और प्लीज़ लाइक करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट।